ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिहार में आज कलम वर्सेस बेरोजगारी भत्ता की काफी चर्चा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच युवा वोट को लेकर कौन सी नई सियासी जंग छिड़ी है, आज इसका विश्लेषण हम आपके लिए करने वाले हैं। 2025 में बिहार से लेकर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक सत्ता की धुरी युवाओं के आसपास ही घूम रही है। बिहार में भत्ता कलम के साथ यूपी में लैपटॉप को लेकर कौन सी सियासी लड़ाई शुरू हुई है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। रामभद्राचार्य और निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर के बीच जुबानी चिंगारियों वाली फाइट आज काफी ट्रेंड कर रही है। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चंद्रशेखर ने पूर्व जन्म की कौन सी भविष्यवाणी की है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट पापा है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात बिहार से यूपी तक युवा विकास के भत्ता और सत्ता वाले सियासी मॉडल की। इस मॉडल के केंद्र में एक तरफ बेरोजगारी भत्ता है, कलम वर्सेस कट्टा है, लैपटॉप और टैबलेट है। शुरुआत बेरोजगारी भत्ते वाली खबर से करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में बेरोजगार युवाओं के लिए आज एक ऐलान किया। ऐलान यह है कि बेरोजगार युवाओं को अगले 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जैसे आवेदक बिहार का नागरिक होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। भत्ता ऐसे युवाओं को मिलेगा जिसने 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी हो और रोजगार की तलाश में हो। युवाओं को किसी और तरह की सरकारी मदद न मिल रही हो। जिस दिन युवा को नौकरी मिल जाएगी उस दिन से भत्ता मिलना बंद हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि हमारी सरकारों की सोच कितनी दूरदर्शी है। बिहार का युवा हर दिन नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। बिहार में किसी न किसी संगठन के कर्मचारी हर दिन अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी नगर निकाय महासंघ के लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है। हर दिन बिहार के किसी न किसी शहर से नौकरी के लिए प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी कितनी ही तस्वीरें और वीडियो हमने इसी शो में देश को दिखाई है, जब नौकरी की मांग को लेकर युवाओं और अभ्यर्थियों ने नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बदले में उन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। अब नीतीश सरकार ने ऐसे ही बेरोजगार युवाओं के दिन बदलने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने वाला नायाब तरीका निकाला है। इसका मतलब यह है कि बिहार में नौकरी मांगने वाले युवाओं को पहले लाठी मिलेगी, बाद में उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि नौकरी देने के नाम से सरकार की सांस फूल जाती है। सरकार को युवाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन नौकरी के नाम पर नहीं। इसीलिए तरह तरह की लॉलीपॉप देकर नीतीश सरकार युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष में बैठी आरजेडी नीतीश सरकार के इस मॉडल को कटघरे में खड़ा कर उस पर कलम वाला करारा प्रहार कर रही है। चुनावी साल में बिहार का युवा नौकरी के लिए पुलिस की लाठी खा रहा है। बदले में नीतीश सरकार के पिटारे से नौकरी के बजाय बेरोजगारी भत्ता पा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान उस वक्त किया गया है जब एक दिन पहले मोकामा में तेजस्वी यादव की तरफ से युवाओं को कलम बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा के तहत अनंत सिंह के गढ़ मोकामा पहुंचे थे। पहले तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह स्टाइल में घुड़सवारी की, घोड़े पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। तेजस्वी के हाथ पे घोड़े की लगाम थी, लेकिन निशाने पर अनंत सिंह थे। अनंत सिंह का क्षेत्र मोकामा अवैध हथियारों के लिए कुख्यात है। यही वजह है कि जब तेजस्वी यादव मोकामा में पहुंचे तो उन्होंने कट्टे के खिलाफ कलम हाथ में उठाई और युवाओं को कलम बांटकर अनंत सिंह और जेडीयू पर निशाना साधा। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज
मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। नई राजनीति की शुरुआत करेगा तेजस्वी, नई राजनीति की शुरुआत करेगा। आप लोगों के बीच आए नई राजनीति की शुरुआत करने, और जब सरकार बनेगा तो हर किसी को जिसके पास डिग्री होगा उसको तेजस्वी नौकरी देगा, नौकरी देगा। तो एक दिन पहले तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी देने का वादा करते हैं। अगले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करते हैं। नीतीश कुमार की इसी सोच पर आरजेडी सवाल उठा रही है। आरजेडी ने पोस्ट किया है कि तेजस्वी यादव सभी युवाओं को नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार 2 साल के लिए 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का प्रलोभन दे रहा है। नीतीश जी की सोच में ही खोट है। नीतीश सरकार की घोषणा में ही नौकरी और रोजगार देने में असमर्थता की स्वीकार्यता है। तेजस्वी यादव जी, राजनीति का फिर वही दौर, घुड़सवारी, आखिर इसका औचित्य क्या है? और माननीय नीतीश कुमार जी समाज के सारे तबकों को, युवाओं को रोजगार के लिए सहायता राशि दे रहे हैं, बिना जमीन लिखे हुए रोजगार दे रहे हैं। सब तेजस्वी यादव जी के विजन और सोच का नतीजा है कि आज सरकार ये कर रही है। 20 वर्षों से सरकार को याद नहीं आया कुछ। ये सब प्रलोभन है। चुनाव के बाद सब जुमला साबित हो जाएगा। ये सरकार की विदाई का समय है, तब ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता और कुछ बच्चों को लैपटॉप देने से वो कुछ नहीं कर सकते। इस बार महागठबंधन की जीत होगी और युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। आप कोशिश कर लीजिए, लाख कहीं कुछ नहीं होने वाला है। कलम फेंक रहे हैं तेजस्वी यादव जी, 9वीं फेल हैं, मैट्रिक पास भी नहीं किए, किताब भी कभी नहीं बांचे, तो उनका कोई महत्व नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब बिहार की जनता उनको बेरोजगार कर देगी। हालांकि आरजेडी और तेजस्वी यादव की कलम और रोजगार की बात कर युवाओं को जोड़ने की रणनीति कोई नई नहीं है, बल्कि इससे पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की सरकार युवाओं को पिन बांट रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता युवाओं के हाथ में तलवार थमा रहे हैं। मतलब साफ है कि युवा नेता के तौर पर तेजस्वी यादव युवाओं को साथ जोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बिहार में नौकरी के लिए हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए आरजेडी को लगता है कि प्रदेश का युवा नीतीश सरकार से नाराज है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने मोकामा में बंदूक की जगह कलम की बात कहकर एक तरफ अनंत सिंह के खिलाफ अटैक किया, दूसरी तरफ युवा वोटरों को संदेश देने का काम किया। तो बिहार में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक दोनों तरफ चुनावी राजनीति के केंद्र में युवा है, बेरोजगारी है, कलम है और नौकरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिहार में युवा वोट जीत और हार तय करने में हमेशा एक बड़ा सियासी फैक्टर रहा है। सीएसडीएस के 2020 विधानसभा चुनाव से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो महागठबंधन को 39% युवा पुरुषों ने वोट किया, एनडीए को 33% युवाओं का वोट मिला, अन्य के खाते में 18% युवा वोट गया। इसके अलावा अगर फीमेल यूथ वोटर्स की बात करें तो 2020 में महागठबंधन को 36%, एनडीए को 40% और अन्य को 12% फीमेल यूथ का वोट मिला। युवा वोट के आंकड़े के साथ बिहार में युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े देखना भी जरूरी है, तब आपको पता चलेगा कि युवा नेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। 15 से 29 साल के युवाओं के बीच अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में देश में बेरोजगारी की दर 16.10% थी, जबकि बिहार में 26.40% रही। 29 साल से ऊपर के युवाओं की बात करें तो इसी तिमाही में देश में बेरोजगारी की दर 6.40% थी और बिहार में 8.70%। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कैश या कलम देने से क्या युवाओं की समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि युवाओं का वोट लेकर नेता तो सत्ता की मंजिल हासिल कर लेते हैं, वहीं बेरोजगारी भत्ता और कलम लेकर युवा क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने बिहार के कुछ युवाओं से बातचीत की है। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में, तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। युवाओं को
क्या लगता है कि इस बार सरकार कैसी होनी चाहिए? वो सरकार जो कलम दे, कैश दे, या कुछ और बात करे, कट्टा पर बात करे? नहीं, ये देखिए, स्वाभाविक है जो कलम और जो रोजगार, जो पैसे की बात कर, वो उसकी होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा अगर कुछ बोल देंगे तो लोग राजनीति इसको ले लेंगे। कट्टा उन्हीं के सरकारों में ज़्यादा कट्टा होती थी, अब हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो किसी आप कहीं चले जाइए, किसको कट्टा मंजूर है? कौन कट्टा चलाना चाहता है? कौन कट्टा चला के जेल में जाएगा? उसके परिवार तबाह होंगे। जो सरकार हमें रोजगार देगी, हम उसी के हित के बारे में सोचेंगे। रोजगार कौन दे रहा है? रोजगार तो हमारी सरकार ही देगी। सरकार जो बेहतर काम करेगा, हमारे हित के बारे में सोचेगा, सरकार हम लोग उसी को बनाएंगे। और हमको जहाँ तक लगता है कि आज जो हमारी जो चरमराई हुई जो व्यवस्थाएं थी, वो बेहतर हो गई। रोजगार तो सबको मिल ही रहा है। बहुत सेक्टर में जो है कि जाइएगा तो नीतीश कुमार के माध्यम से, चाहे हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से बहुत कोई को रोजगार मिला, और भी रोजगार मिलना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के नेता भत्ता और मदद राशि देने के नाम पर कैसे हर वर्ग के वोटरों को ठगते आ रहे हैं? हम आपको बताते हैं। युवा नौकरी मांगते हैं तो नेता बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। महिलाएं अपना हक मांगती हैं तो मदद राशि देकर उन्हें साधने की कोशिश की जाती है। बुजुर्ग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें पेंशन थमा दी जाती है। किसान अपने लिए सस्ती खाद और बिजली मांगता है तो उसे सस्ते कर्ज का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। ऐसे भत्तों और योजनाओं से इन वर्गों के लिए कुछ नहीं बदलता, बस इनका वोट पाकर सरकारें बदल जाती हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन की पूरी कोशिश बिहार में अपनी सरकार कायम रखने की है। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज बिहार में चुनावी ताल ठोकी। बेगूसराय में रैली से लालू परिवार पर निशाना साधा। करोड़ों रुपए का गबन करने वाले लालू प्रसाद एंड कंपनी है, और दूसरी ओर 24 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी है, जिस पर कानी पाई का भी आरोप नहीं लगा है। कानी पाई का भी आरोप। तो बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। बिहार की जनता की ताकत है, सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं दे सकते। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ। 2025 में बिहार चुनाव की लड़ाई के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई के फोकस में भी युवा ही रहने वाले हैं। इसके संकेत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि साल 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो दुनिया का सबसे अच्छा आईपैड या उससे भी अच्छा टैबलेट देंगे, लैपटॉप भी देंगे और कन्या विद्या धन भी देंगे। तो आज देश में विपक्ष के तीनों बड़े नेताओं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने भी युवाओं को ही अपनी राजनीति के फोकस में रखा है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद नेपाल के जेनजी आंदोलन की चिंगारी अब देश की राजनीति को भी सुलगा रही है। कैसे, इस रिएक्शन रील में देखिए। समाजवादी सरकार बनने पर आईपैड या उससे आईपैड प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं मैं, टैबलेट देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल टैबलेट अच्छा दिया जाएगा, लैपटॉप भी दिया जाएगा और कन्या विद्या धन भी देने का काम बेटियों को होगा, जिससे आगे पढ़ाई कर सकें। अखिलेश यादव जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। ना आप सत्ता में आने वाले हैं, ना आप ये टैबलेट और लैपटॉप का आप झुंझुना थमाने वाले हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि श्री अखिलेश यादव जी वादे के पक्के हैं, जो काम में विश्वास करते हैं और काम करने में विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमले में विश्वास करती है, सिर्फ और सिर्फ जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है और जो वादे करती है उस पर कोई वादों को पूरा नहीं करती। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इस देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में।
अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। आजकल हमारे देश में वाणी पर एक अलग तरह का धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें एक तरफ संत हैं और दूसरी तरफ नेता। आपको याद होगा 13 सितंबर को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा था। उनके इस बयान पर खूब हंगामा भी हुआ था। अब रामभद्राचार्य के बयान पर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर का एक बयान ट्रेंड हो रहा है। चंद्रशेखर ने रामभद्राचार्य का नाम लिए बिना ऐसी बात कही है जिस पर संत समाज का गुस्सा भड़क गया है। चंद्रशेखर के इस बयान ने नई बहस को भी जन्म दे दिया है। इस बयान से एक बार फिर संतों और नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। पिछले कुछ समय में रामभद्राचार्य, बाबा बागेश्वर, प्रेमानंद महाराज, अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती और अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर खूब हंगामा हुआ है। दूसरी तरफ संतों के बयान पर राजनेता भी जमकर पलटवार कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता इसलिए क्यों संतों की वाणी में एक पार्टी विशेष की तरफ झुकाव ज्यादा नजर आता है। ये ट्रेंड आपने भी देखा होगा, क्योंकि हर रोज इस पर टीवी डिबेट भी हो रही है। अब पहली बार संतों के खिलाफ किसी नेता ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से ऐसा तूफान उठा कि नेताओं की भौएं तन गई। रामभद्राचार्य को वेस्टर्न यूपी में मिनी पाकिस्तान दिखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। उन्होंने हिंदुओं के संकट पे होने की बात कही थी, जिसके बाद बयानों की ऐसी बाढ़ आई कि संत वर्सेस नेता हो गया। रामभद्राचार्य की मिनी पाकिस्तान वाली बात पर सबसे ताजा बयान आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, लेकिन ये बयान कम और बवंडर ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि संतों की न जाति होती है न धर्म, संत सबके होते हैं। हालांकि संत वो होता है जिसकी न जाति होती न धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। ये बात तो ठीक थी, हम भी यही कहते हैं कि संत सबके हैं, लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर ने जो कहा वो देखते ही देखते वायरल हो गया। वो कहते हैं कि बचपन से मैं मेरी आंखें नहीं थी, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। सवाल यहाँ दोनों से है। रामभद्राचार्य से सवाल ये है कि उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कि उन्हें पश्चिमी यूपी में मिनी पाकिस्तान दिख गया। और चंद्रशेखर आजाद से सवाल ये है कि जिस देश में विकलांग की जगह दिव्यांग बोला जाता है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, क्या उनका ऐसा बयान देना शोभा देता है? क्या उन्होंने कोई सर्वे कराया है जो इस चीज़ का उन्होंने एकदम से भविष्यवाणी कर दी कि पश्चिम यूपी इस मिनी पाकिस्तान बनना है? ये सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारे पे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामभद्राचार्य पर विपक्ष बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगाता है। इसी तरह के आरोप बाबा बागेश्वर पर भी लगते हैं, जो एक बार नहीं कई बार राजनीति की चाशनी में लिपटी हुई बातें कर चुके हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संत धर्म का रास्ता दिखाते हैं, संत सही और गलत में फर्क समझाते हैं, लेकिन जब यही संत सियासी भाषा बोलते हैं तो राय बटी हुई नजर आती है। ऐसे लोग जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, जिनकी सब लोग इज्जत करते हैं, वो सियासत करने लगे। अब धर्म की आड़ में इस तरह की सियासत हिंदू मुसलमान करना और एक पर्टिकुलर पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है। जब मैं वेस्टर्न यूपी की बात करता हूं तो मुझे मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे याद आते हैं, मुझे मुरादाबाद के दंगे याद आते हैं, मुझे संभल में भड़की हुई 1976 की हिंसा याद आती है, मुझे 2025 का संभल याद आता है, मुझे 1978 का संभल याद आता है। कुल मिलाकर संतों की वाणी पर सियासी कलेश है, और इस कलेश के घटने के चांस कम और बढ़ने के चांस ज्यादा है। उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। आजकल संत भी सियासी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे नेताओं की सियासी पिच पर संत बैटिंग कर रहे हैं, और सिर्फ बैटिंग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। विपक्ष यही आरोप लगाता है। इसी पर आज हमने एक चार्ट तैयार किया है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि सच्चा संत कौन है और संत कर क्या रहे हैं। संतों का काम धर्म की बात करना है, लेकिन आजकल संत राजनीतिक बयानबाजी में उलझे हुए हैं। संतों का काम जनता को भगवान के बताए रास्ते पर लेकर जाने का है, लेकिन अब संतों पर राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगते हैं। संतों का काम समाज का उत्थान करना है, लेकिन अब संत ही समाज में भ्रम पैदा कर देते हैं। संतों का काम धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है, लेकिन आजकल संतों पर बिजनेस चलाने के आरोप लगते हैं। रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर आजाद का बयान भी गलत है, जिसको लेकर अब संत समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी। रामभद्राचार्य के आगे राम लगा, आपके नाम के पीछे रावण लगा है, तो राम को रावण कहाँ अच्छा लगता था। उनसे देखने का अधिकार में छीन लिया, इस बात को हमें समझना चाहिए। आप राजनीति में हैं तो राजनीति तक सीमित रहे। तो उनके पास भौतिक दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि है, और सर्व समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्द बोलना बहुत ही निंदनीय है। इस बयान की घोर निंदा करते हो। गलत वातावरण, अमर्यादित वातावरण टिप्पणी होती है तो उनकी साधु समाज भर्त्सना करता है। राम मंदिर के उन्होंने प्रमाण का इतना बड़ा जो है प्रमाणित कर दिया स्थान को, तो ये क्या है कि जब राक्षस लोग होते हैं तो उनको ये सब देखा नहीं जाता है। कहना गलत नहीं होगा कि आजकल ऐसा युग चल रहा है जिसपे धर्म के नाम पर लड़ने को तो सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।